गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स पढ़ाती हूँ। आज हम सांख्यिकी, जो हमारा 7वां पाठ सांख्यिकी है, जिसे हमने उसके सारे प्रश्न संग्रह हमने हल कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। आज हम उसका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले भी जो 6 चैप्टर इसके पहले के हो गए हैं, वो सभी उसके भी हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल किए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में क्या होता है कि उस पाठ पे आधारित जितने भी प्रश्न संग्रह हम पहले हल कर चुके होते हैं, उसमें सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के क्वेश्चंस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के अंतर्गत होते हैं। ये किस लिए होता है? ताकि एक बार हमारा उस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 सांख्यिकी पाठ का जो आज हम शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो प्रश्न पहला हमारा होता है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के अंतर्गत, प्रश्न पहला जो है उसमें आप देखोगे एक मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए होते हैं, विकल्प आपको दिया होता है। उन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुन के लिखना होता है। जो हमारा एग्जाम का पेपर है, मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है, उसके अंतर्गत भी ऐसा ही होता है। प्रश्न पहला जो है, प्रश्न पहले का वो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के ही रहते हैं। उसमें आपको प्रश्न दिया रहेगा और उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको उसके ऑप्शन में सही उत्तर चुन के लिखना है। तो हम पाठ 7 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो 7 है, उसका हम प्रश्न पहले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रश्न पहले के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, छोटे छोटे 10 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, आपको पहचानना है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो बच्चों, हमने देखा था कि जब हमें आंकड़े दिए रहते हैं तो उसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? 2 प्रकार से, एक है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीय। प्राथमिक सामग्री या द्वितीय सामग्री। मैंने आपको बताया था जब हम प्रश्न संग्रह हल कर रहे थे, तो प्राथमिक सामग्री क्या होती है? जब हम स्वयं वहां जाते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पे जाते हैं और वहां से आंकड़ों को जमा करते हैं, वो प्राथमिक सामग्री है। द्वितीय सामग्री क्या है कि किसी के पास आंकड़े पहले से जमा हैं, हम उसमें से जानकारी एकत्र करते हैं, वो हो गया द्वितीय आंकड़ा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर हम किसी गांव में प्रत्येक किसान के पास जाके उनसे उनके खेत के बारे में जानकारी उपलब्ध करें, तो वो हमारा हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीय आंकड़ा क्या है कि अगर हम पटवारी के यहाँ जाते हैं, उनके पास से पूरा लिस्ट निकालते हैं, पूरी जानकारी निकालते हैं कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने खेत हैं, तो वो हो जाएगा द्वितीय आंकड़ा, क्योंकि उसे किसी और ने जमा किया है, उनके पास से हमने उनकी जानकारी जो है वो ली है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? प्राथमिक सामग्री नहीं है, वो आपको पहचानना है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 प्राथमिक सामग्री होगा और 1 नहीं होगा, तो वो कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। जैसे आप पहला देखोगे, कक्षा में जाके विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्र करना। कक्षा में हम प्रत्यक्ष रूप से गए और वहां पे कितने विद्यार्थी उस समय अवेलेबल हैं, उस समय मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति की जानकारी हमने प्रत्यक्ष रूप से ली, तो ये हो गया प्राथमिक सामग्री। दूसरा है प्रत्यक्ष जाकर घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित करना है। यहाँ पे भी हम खुद गए, हम खुद जाके जानकारी एकत्रित किए, तो ये भी आपका प्राथमिक सामग्री है। तीसरा है पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पे क्या हुआ, हम प्रत्यक्ष रूप से हर किसान के पास नहीं गए, हमने क्या किया, पटवारी के पास जाके हमने खेत का जो क्षेत्रफल है वो निकाला। तो ये जो सामग्री आपकी है, ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से खुद नहीं गए किसानों के पास, हमने क्या किया, हम पटवारी के पास गए, वहां से हमने जानकारी एकत्रित की, तो ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष देखकर नाले की स्वच्छता की जानकारी लो। तो इस प्रश्न में भी आपको दिया है कि हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वहां गए और हमने नाले साफ है या नहीं उसकी जानकारी एकत्रित की, तो ये भी आपकी प्राथमिक सामग्री है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है, पटवारी के यहाँ से जाके जानकारी एकत्रित करना, ये द्वितीय सामग्री है, ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन
सी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं का सही उत्तर है ऑप्शन सी। पटवारी के पास जाकर किसानों के प्रत्येक सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कि पटवारी के पास जाकर किसानों के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखना। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है 25 से 35 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? 25 से 35 के वर्ग की उच्च वर्ग सीमा इसमें मैंने आपको बताया था जो छोटा नंबर होता है, जैसे आपको वर्ग दिया है 25 से 35, तो अगर इन दोनों नंबर को हम कंपेयर करें, 25 और 33 को अगर हम कंपेयर करें, तो जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा निम्न वर्ग होता है। जो छोटा नंबर होता है वो निम्न वर्ग होता है और बड़ा नंबर जो होता है वो उच्च वर्ग होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? तो 25 छोटा है, 35 बड़ा है, तो यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा क्या होगा? 35। तो आप लिखोगे 35 उच्च वर्ग सीमा है। अब इसके लिए आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन ए में आपको 25 दिया है, बी में 35, सी में 60 और डी में 30। तो यहाँ पे 35 के लिए आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसका उत्तर होता है 35। इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। 25 से 35 इस वर्ग का वर्ग माध्य क्या होगा? वर्ग मध्य हमें निकालना है तीसरे प्रश्न में। 25 से 35 वर्ग का वर्ग माध्य। जो हमने सीखा है कि हम वर्ग माध्य कैसे निकालते हैं। वर्ग माध्य निकालने के लिए एक सूत्र है जिसका उपयोग हम करते हैं। सूत्र के अंतर्गत क्या है? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। जो हमें ये दोनों दिया है, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा, ये दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। इस तरह से हम वर्ग माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ग माध्य निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। निम्न वर्ग सीमा हमारी क्या है? इसमें से जो छोटा नंबर है 25। उच्च वर्ग सीमा क्या है? 35। इसे हमें भाग देना है 2 से। बच्चों 25 में हम अगर 35 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 60। 60 बटे 2। 60 में 2 से भाग दिए तो उत्तर क्या आया? 30। तो इसका वर्ग माध्य क्या होगा? 30। अब आपको देखना है कि 30 आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ए, जहाँ पे आपको 25 दिया है, ये इसका उत्तर नहीं है।
ऑप्शन बी 35, ये भी उत्तर नहीं है। सी में 60 दिया है और डी में 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत आपका आंसर आएगा 30। तो बच्चों ये हमारा 3 प्रश्न हल हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अब हमें है चौथा प्रश्न, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में 10 या प्राप्तांक कौन से वर्ग में आता है। आपको वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से आपको वर्ग दिया है और आपको कहा है कि अगर किसी को 10 नंबर मिलते हैं तो वो किस वर्ग में आएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि हमें ना कंफ्यूजन होता है, 0 से 10 के बीच में भी 10 आता है और नीचे 10 से 20 के यहाँ भी 10 है, लेकिन अगर किसी बच्चे को 10 नंबर मिला है तो उसको हम पहले समूह में डालेंगे या दूसरे समूह में डालेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तो ये जब हम प्रश्न संग्रह हल कर रहे थे तभी आपको बताया गया था कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उस समय हम जहाँ पे 10 निम्न वर्ग सीमा है, जहाँ पे 10 निम्न वर्ग सीमा है उस स्थान पे हम उसको डालते हैं। जैसे 10 अंक अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें देखना है 0 से 10 के बीच में 10 क्या है और नीचे वाले 10 से 20 के बीच में उच्च वर्ग सीमा में है या निम्न वर्ग सीमा में है। उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि जो प्राप्तांक 10 है उसको हम किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 0 से 10, 10 से 20, 30 ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में दस प्राप्तांक कौन से वर्ग में है। यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 से 10 में भी 10 आता है, 10 से 20 में भी 10 आता है। अब अगर 0 से 10 के बीच की हम बात करें तो यहाँ पे 0 निम्न वर्ग सीमा है और 10 जो है वो उच्च वर्ग सीमा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 10 आप देखोगे निम्न वर्ग सीमा है और 20 जो है वो उच्च वर्ग सीमा है। तो हम कहाँ रखते हैं, जहाँ पे वो अंक जो है वो निम्न वर्ग सीमा हो। तो यहाँ पे 10 आप देखोगे कहाँ निम्न वर्ग सीमा है, 10 से 20 के बीच में। तो जो प्राप्तांक 10 है उसे हम कहाँ रखेंगे, 10 से 20 वाले वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका आप 10 से 20 वाला ऑप्शन देखोगे ऑप्शन ए में आपको दिया है 0 से 10, बी में दिया है 10 से 20, सी में दिया है 0 से 10 तथा 10 से 20 दोनों में और डी में है 20 से 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 से 20 के बीच में, ये इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम अपने अगले 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि यदि x बार यह x1 x2 से xn तक और y बार y1 y2 से yn का माध्य है और z बार यह x1 x2 तथा y1 y2 से yn का माध्य है, तो आपको z बार का मान निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 5वां प्रश्न पहले हम अपना लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या दिया है, x बार बराबर x1 x2 से लेके xn तक माध्य अगर हमें निकालना है तो क्या आपको दिया है, x बार मतलब माध्य जो है वो बराबर है x1 प्लस x2 xn तक, और जितनी भी संख्या होती है हम क्या करते हैं उससे
डिवाइड करते हैं, जितनी भी संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमने n से भाग दे दिया। अब बच्चों अगर x1 x2 ये xn तक हम जोड़ रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आप देखोगे हम पहले एक टर्म का यूज करते थे इस तरह का, समेशन ऑफ x। n आपको दिया है तो यहाँ पे n होगा। इसका क्या अर्थ है कि जितना भी x1 x2 x3 x4 x5 xn तक जितना भी आपको दिया है उसको हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे आप देखोगे x जो है इस तरह से हम लिखेंगे समेशन ऑफ x, और यहाँ पे n जो है वो n आपका नीचे आ जाएगा। अब अगर इस n का हम पक्षांतर करें तो n का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n x बार बराबर समेशन ऑफ x, मतलब ये सारे x को हमने क्या किया है, जोड़ लिया है। इसी तरह से हम y का भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में आपको दिया है कि y बार, y का जो माध्य है वो बराबर है y1 प्लस y2। ये भी आपका कहाँ तक इसको हम जोड़ेंगे, y n तक हम इसको जोड़ेंगे, और बटे क्या आएगा n, मतलब जितना भी आपको संख्या दिया गया है उस संख्या का नंबर 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या दी गई है उसका जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका समेशन ऑफ y बटे n। अब इसका भी हम पक्षांतर करेंगे जैसे ऊपर हमने किया था, तो यहाँ पे आएगा n y का माध्य बराबर समेशन ऑफ y। अब बच्चों ये तो हमने x और y के लिए निकाल लिया, अब z के लिए हम निकालेंगे। इसी प्रकार हम z के लिए निकालेंगे। तो z आपको क्या कहा गया है कि z x और y जितने भी x1 x2 x3 दिया है, y1 y2 y3 दिया है, उसका जो माध्य है वो z का आंसर है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, z बार बराबर समेशन ऑफ x, मतलब ये पूरा टर्म आपका आएगा और ये पूरा टर्म आएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें y का z का माध्य मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ x प्लस समेशन ऑफ y n प्लस n प्लस n क्यों, एक n यहाँ का एक n यहाँ का, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x प्लस समेशन ऑफ y n प्लस n। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे आप देखोगे हमने मान निकाला है समेशन ऑफ x का, n x मिला है, तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n x का माध्य n y का माध्य बटे n प्लस n। हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे, z बार बराबर n हमने कॉमन ले लिया, x बार प्लस y बार बटे, यहाँ से भी अगर हम n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 बचता है, z बार बराबर n x बार प्लस y बार, यहाँ पे n एक में एक जोड़ा तो 2, ये n n कैंसिल, तो बचेगा क्या, z का माध्य हमें मिलेगा x का माध्य प्लस y का माध्य बटे 2। ये जो है ये हमारा सही उत्तर है। अब आपको देखना है ये उत्तर आपको किस ऑप्शन में दिया है। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आप देखोगे आपको ये उत्तर दिया हुआ है x बार प्लस y बार बटे 2, ये इसका सही उत्तर है। तो पांचवें प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए जो है, पांचवें प्रश्न के लिए ऑप्शन ए ये सही उत्तर है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस तरह से बच्चों हमारा 5 प्रश्न हल हो गया है। अब हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। इस प्रश्न में आपको दिया है 5 संख्याओं का माध्य 50 हो।
5 संख्याओं का माध्य जो है वो 50 है और उनमें से 4 संख्याओं का माध्य जो है वो 46 है। 5 संख्या में से अगर हम एक संख्या छोड़ते हैं और 4 संख्या लेते हैं तो उनका माध्य आपको कितना दिया हुआ है? 46। पांचवी संख्या कौन सी है? तो उसमें आपको पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। छठा प्रश्न, 5 संख्याओं का माध्य 50 तथा 4 संख्याओं का माध्य 46। पांचवी संख्या कौन सी है? इसको हल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? अगर 5 संख्याओं का माध्य 50 है तो अगर हमें उन पांचों संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 50 से कर देंगे, हमको पांचों संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें 4 संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 का गुणा 46 में कर देंगे तो हमें चारों संख्याओं का योगफल मिलेगा। अब पांचवी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उन दोनों को माइनस करना होगा। तो हम देखेंगे इस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा। सबसे पहले हम 5 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। इससे चारों संख्याओं का योगफल घटा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगी पांचवी संख्या। पांचवी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 संख्याओं का योगफल जो आता है उसमें से 4 संख्याओं का योगफल माइनस करेंगे तो हमें पांचवी संख्या मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया 5 संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालेंगे। उस समय हमारा माध्य है 50। 5 संख्या अगर हम लेते हैं तो उस समय हमारा माध्य क्या है? 50। तो हम 5 संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणे 50 करेंगे तो हमें उन पांचों संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। माइनस अब 4 संख्याओं का योगफल निकालना है। अगर 4 संख्या है तो उस समय माध्य क्या होगा? 46। तो 4 संख्याओं का योगफल निकालने के लिए 4 का गुणा हमें किसमें करना होगा? 46 में। तो हमें क्या मिलेगी? पांचवी संख्या। बच्चों 5 का गुणा अगर हम 50 में करते हैं तो हम जानते हैं 5 का गुणा 5 में किया तो 5 बचे 25, 0 है, 0 हम लगा देंगे, 250 आ जाएगा। 6 का गुणा 4 में किया, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौक 24, 4 आ गया, हासिल आएगा 2, 4 चौक 16, 17, 18, 250 माइनस 184 बराबर आएगा आपकी पांचवी संख्या। यहाँ पे 250 में से अगर 184 को हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 10 हो जाएगा, 6 यहाँ से हासिल आ जाएगा, 14, 8 में से गए, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 6, 66 बराबर आपका हो जाएगा पांचवी संख्या। तो इसका उत्तर है पांचवी संख्या बराबर पांचवी संख्या बराबर है 66। अब ये ऑप्शन आप देखोगे 66 के लिए आपको कौन सा विकल्प दिया हुआ है? पहले विकल्प में आप देखोगे 4 है तो ये उसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी में आप देखोगे 20 है, ये भी उसका सही उत्तर नहीं है। सी में 434 है, ये भी उसका सही आंसर नहीं है। डी में है 66। तो इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत उत्तर आपको दिया है 66। ये इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। बच्चों ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में 1 मार्क्स के लिए आता है। रहता बहुत इजी है, खाली ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा
पेशेंस के साथ प्रश्न को पढ़ना होगा और उसे हल करना होगा। प्रश्न 7वें की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 है। कहा है 100 ऐसे बच्चे हैं या 100 ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर हम माध्य निकालें तो 40 आता है। इनमें से 9वां प्राप्तांक 30 है। तो जो 9वें नंबर पे हमको संख्या दी गई है, 9वें नंबर पे जो हमको प्राप्तांक दिया है वो 30 है। यदि 30 के स्थान पे 70 लिया जाए, अब आपको कहा है कि उस 9वें जगह पे जो हमें 30 मिला है उस 30 को हम हटाएंगे और वहां पे हम क्या डाल देंगे, 70 डालेंगे। तो शेष प्राप्तांकों को वहीं रहने दें, बाकी सभी नंबर आपको वैसे ही रखना है। तो नया माध्य कितना होगा, पहले माध्य आपको 40 आया था, उसके बाद आपने क्या किया, जहां पे 9वें स्थान पे 30 था उस 30 को हटा के हमने क्या किया, वहां पे 70 डाल दिया। तो पूछ रहा है कि अब अगर हम प्राप्तांक निकालेंगे, अगर अब हम प्राप्तांक का माध्य निकालेंगे तो हमें कितना उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राप्तांकों का कुल योगफल निकालेंगे कि अगर जितना भी, समझिए क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में किसी को 20 मार्क्स आया है तो किसी को 80 आया है, तो किसी को 90 आया है, किसी को 30 आया है, किसी को 70 आया है। इस तरह से 100 बच्चों को अलग अलग नंबर मिले हैं। अब उसमें से कहा है 9वें रोल नंबर पे जो बच्चे को 30 आया उसका 30 हटा के वहां पे हमें 70 डालना है और उस समय हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को कुल कितने मार्क्स आए, सारे बच्चों का अगर हम मार्क्स जोड़ दें तो हमें कुल संख्या कितनी मिलेगी, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल जितने प्राप्तांक हैं वो और माध्य दोनों का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था। 5 नंबर था, माध्य 50 था, तो इन दोनों का गुणा कर दिया। जब 4 संख्या थी और माध्य 46 था तो इन दोनों का हम गुणा कर दिए। सेम वैसे ही करना है यहाँ पे। 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 है, तो आप लिखोगे कुल प्राप्तांक बराबर 40 गुणे 100। 40 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो उत्तर मिलेगा हमें 4000। तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 4000। उसके बाद आपको कहा है कि हमें माध्य निकालना है। माध्य किसका निकालना है, ये जो हमारे पास 4000 था, इस 4000 में हमें 30 निकाल के 70 ऐड करना है। इस 4000 में हम क्या करेंगे, 30 निकालेंगे और कितना जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे। माध्य निकालने के लिए इस 4000 में से आपको 9वें स्थान पे जो 30 था उसको हटाना है और उसकी जगह पे क्या डालना है, 70 डालना है। तो हमने क्या किया, 30 निकालना है मतलब -30 और 70 को उसमें ऐड करना है, तो +70। अब नीचे क्या आएगा, आपको कुल संख्या कितनी दी गई है, कुल प्राप्तांक कितने हैं, हम भाग किससे देते हैं, जो टोटल संख्या होती है। तो कुल प्राप्तांक 100 थे, इसलिए हमको भाग किससे देना है, यहाँ पे 100 से देना है। तो ये आपका माध्य बराबर हो जाएगा 4000 में से 30 -30 + 70। 70 में से 30 गए बच्चों तो कितना आता है, 40 आता है। तो ये आपका हो जाएगा 4000 + 40 बटे 100। तो माध्य बराबर होगा 4040। 4000 में 40 जोड़ा तो 4040। तो 4040 बटे 100, 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। तो इसका माध्य आएगा आपका 40.40, क्या जिसे आप 40.4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। तो माध्य आपका हो जाएगा 40.4। अब इसके लिए आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, इसके लिए ए में आपको दिया है 40.6, ये सही उत्तर नहीं है। बी में आपको दिया है 40.4, तो इसका ये सही उत्तर है। तो बच्चों ये हमारा 7वां प्रश्न भी हो गया। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
8वां प्रश्न है, आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का आपको बहुलक निकालना है। बहुलक ये जो प्रश्न है बच्चों बहुत आसान है। ये प्रश्न संग्रह हमने हल किया है बहुलक निकालने का। बहुलक हम कैसे निकालते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो हमारी बहुलक होती है। यहाँ पे हम देखते हैं, आपको प्रश्न दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको 19, 15, 20, 25, 15, 20 और 15, इसका हमें क्या निकालना है? बहुलक का बहुलक कौन सा है? तो यहाँ पे एक एक संख्या की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं 19 की। 19 आप देखेंगे कितनी बार आया है? 1, 2 बार आया है। अब बात करते हैं 15 की। 15 कितनी बार आया है? 19 आपका 2 हो गया, 15 1, 2, 3, 15 जो है वो 3 बार आया है। अब हम बात करते हैं 20 की। 20 आपका 1, 2 बार आया है और 25 जो है वो 1 बार आया है। अब हमें देखना है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 15 है, बाकी तो ये 2, 2, 1 है, लेकिन 15 जो है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक होगा 15। तो इसका सही उत्तर है, बहुलक जो है वो 15 होगा। इसके लिए आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में आपको 15 दिया है, ये इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है 7, 10, 7, 5, 9 और 10 की माध्यिका कौन सी है? बच्चों अब यहाँ पे आप देखोगे जब हम माध्यिका निकालते हैं तो पहला स्टेप रहता है सभी संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लगाना होगा। उसके बाद हम गिनते हैं, दी गई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 7, फिर आपका सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि 5 सबसे छोटा है, सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आ जाएगा आपका, फिर ये 7 लिख दिया हमने, फिर 7 लिख दिया हमने, फिर आपका 9 आ जाएगा, फिर आपका 10 आएगा और लास्ट में फिर 10 आएगा। इस तरह से सभी संख्याओं को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कुल कितने नंबर दिए गए हैं, सम संख्या है या विषम। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसका अर्थ है कि ये सम संख्या है। अब इसका अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो 6 का आधा क्या होता है? 3। तो यहाँ पे 2 संख्या आपको यहाँ से छोड़नी है, 2 संख्या यहाँ से छोड़नी है, और ये जो 7 और 9 है इसका हम योगफल निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए 7 और 9 का योगफल निकाल के 2 से भाग देंगे। तो 7 और 9 को जोड़ा तो आ जाएगा आपका 16। 16 में भाग दिया 2 से, तो माध्यिका 2 से अगर 16 में भाग देते हैं तो उत्तर आता है 8। तो माध्यिका होगी इसकी 8। अब इसके लिए आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपके बुक में दिया गया है। 8 के लिए कौन सा सही विकल्प आपको दिया गया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको है ऑप्शन ए में आपको है 7, बी में है 9, सी में है 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत आपको 8 दिया गया है। अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद आपको जो डाउट है हम वो डाउट को क्लियर करेंगे। नीचे दी गई सारणी के अनुसार 30 से 40 वर्ग के उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी है? वर्ग आपको दिया है 30 से 40 का।
आपसे कहा गया है उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी है। मतलब 30 से 40 के से कम में जो आते हैं, 30 और 40 से कम में जो आते हैं वो सबकी बारंबारता आपको बतानी है। तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में कितने थे, 7। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 3। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 12। और 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 13। तो हमें क्या करना है, 30 से 40 इससे वर्ग की उच्च सीमा से कम संचयी बारंबारता, ये आपका क्या आ जाएगा, 0 से 10 वाले को हम जोड़ेंगे, 0 से 10 वाले को जोड़ेंगे तो कितना आपको उसमें बारंबारता दिया है, 7। 10 से 20 वाले के बीच के लिए कितना बारंबारता है, 3। 20 से 30 के लिए कितना है, 12। 30 से 40 के लिए कितना है, 13। अब बच्चों 30 से 40 तक ही आपको बोलना है, हमें 40 से 50 के रेंज में नहीं जाना है। तो 30 से 40 तक कितना हो गया, 13। तो आपको इतनी ही संख्या लेनी है और इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको हम जोड़ते हैं, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 22, और 22 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा 35। तो 35 के लिए आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13, बी 15, सी 35 और डी 22। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत आपको 35 दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रश्न पहले का जो 10 प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे जो भी आपको डाउट्स होंगे। तो बच्चों ये हमारा जो पहला प्रश्न था वो खत्म हुआ। अब अगर आपको कोई शंका है, डाउट है, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों टीचर। ने, हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर पांचवा बताइए। पांचवा एक्स, x1 x2 वाला और y1 y2 वो जो है वो आप पूछ रहे हैं। हाँ टीचर। पांचवें प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि यदि x जो है वो वर्ग मध्य है x1 x2 से xn तक का, y जो है वो माध्य है y1 y2 से लेके yn तक का, और z जो है वो x1 x2 से xn और y1 y2 से ym तक का माध्य है। तो आपको z का माध्य क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शुरू करते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया है उसी से हम हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न में आपको कहा है कि x जो है वो वर्ग माध्य है, किसका माध्य है, x1 के सभी टर्म का। ये कहाँ तक आएगा, xn तक आएगा, बटे जब हम वर्ग माध्य निकालते हैं तो जितनी संख्या हमको दी रहती है, समझिए 2, 2, 3, 4, इस तरह से हमको 1, 2, 3, 4 संख्या दी गई है, तो हम जब बटे में लिखते हैं तो हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है हमें नहीं मालूम, 1, 2 से लेके n तक है, जो उसकी प्रॉपर संख्या 3, 4, 5 ये हमें नहीं मालूम। तो क्या है यहाँ पे n दिया है, n तक ये संख्या आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। हाँ, अब ये सभी संख्याओं का योगफल, तो ये सभी संख्या का योगफल दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया x का योगफल बटे n। x का माध्य क्या हो जाएगा, x का माध्य आपका हो जाएगा x के जितने भी टर्म्स हैं उनका योगफल बटे n। अब इस n का अगर मैं पक्षांतर करूं, यहाँ पे भाग में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जब पक्षांतर होता है तो भाग का उल्टा क्या हो जाता है, गुणा होता है। हाँ, गुणा होता है। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा आपका हो जाएगा n के साथ, यहाँ पे बचेगा x का योगफल। इसी तरह से हम y का भी निकाल सकते हैं।
y का माध्य बराबर होगा y1 से y2, ये कहाँ तक आएगा, yn तक आएगा बटे n। जैसे इसके पहले हमने x में किया था, सेम वही चीज यहाँ पे हम y के साथ भी कर रहे हैं। यहाँ पे n का हमने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, n y का माध्य बराबर हो जाएगा योगफल y के। अब बच्चा हमको क्या पूछा है, z का माध्य। अब जिस तरह से हमने x का माध्य निकाला, y का माध्य निकाला, उसी तरह से हमें z का माध्य भी निकालना है। तो z का माध्य प्रश्न में आपको कहा है कि x के सभी पदों का योगफल, y के सभी पदों का योगफल वो आपको लेना है, तो आपको z का माध्य मिलेगा। तो x के सभी पदों का योगफल अलग अलग लिखने की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का समेशन ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ x प्लस समेशन ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा आपका बटे n प्लस n। हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इतना xn तक ये लिखने की जगह क्या लिख दिया है, x का योगफल। फिर उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 yn तक लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया है, y का योगफल, ये बटे इसका x का योगफल बटे n, y का योगफल बटे n। अब यहाँ पे हमने इसका मान निकाला है, इसका मान हमने क्या लिखा है, n x का माध्य n x बार, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे n x बार। उसी तरह से इसका मान भी हमने निकाला है, इसका मान आ जाएगा आपका n y बार, तो उसकी जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे n y बार बटे n प्लस n। n आप देखोगे यहाँ पे दोनों पदों में है, तो हम n को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा n x का बार प्लस y बार बटे, यहाँ से भी आप चाहो तो डायरेक्ट 2n भी लिख सकते हो, चाहो तो n को कॉमन भी ले सकते हैं। n को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, दूसरे में भी बचेगा 1, ये n आपका कट गया, तो z बार बराबर हो जाएगा x बार प्लस y बार बटे 2। इसके लिए आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए ऑप्शन ए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में जो दिया है z बार बराबर x बार प्लस y बार बटे 2, ये इसका सही उत्तर है। थैंक यू समझा, टीचर। यस वेलकम। टीचर। ओके, और कोई, और किसी को प्रश्न पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। टीचर छठा प्रश्न बताइए ना। 5 संख्याओं का माध्य 50 है, ये वाला। यस टीचर। जो 5 संख्याओं का माध्य 50 है, मतलब हमने क्या माना है कि वो जो 5 संख्याएं हैं वो आपकी 50 है, उसका एवरेज हमने 50 लिया है। लेकिन अगर मैं उन 5 संख्याओं को जोड़ दूं, अगर हमें 5 संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, 5 का गुणा 50 में करना होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि वो संख्या जो है वो 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से भी हो सकती है, तो हमें वो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन आपको माध्य मालूम है। तो माध्य मालूम है, तो अगर हम 5 संख्याओं का योगफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा उस माध्य के साथ करना होगा। उसी तरह से हमें बाकी 4 संख्याओं का अगर योगफल निकालना है तो हमको 4 का गुणा उस माध्य से करना होगा। तो अगर इसमें हमें 5वीं संख्या निकालनी है तो 5वीं संख्या बराबर हो जाएगा 5 संख्याओं का योगफल माइनस 4 संख्याओं का योगफल। तो 5वीं संख्या आपकी हो जाएगी
बराबर पांचों संख्याओं का योगफल। पांचों संख्याओं का योगफल मतलब जो आपका 5 संख्या है वो उसका गुणा हम माध्य से करेंगे। तो जब 5 संख्या थी तो उस समय माध्य जो हमें 50 मिला था, ये माइनस चारों संख्याओं का योगफल। जब हमने 4 संख्या लिया था उस समय आपका माध्य जो था वो 46 था। तो 5 का गुणा 5 में किया तो ये आपका हो जाएगा 25, 0 यहाँ आ जाएगा तो 250। मतलब 50 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 250। उसी तरह से 6 का गुणा 4 में किया 24, 4 हासिल आए 2, 4 चौक 16, 17, 18। इसका गुणा अगर हम करेंगे तो 184 आएगा। अब 250 में से 184 को अगर हम माइनस करते हैं तो उत्तर आएगा आपका 66। इसका अर्थ है पांचवी संख्या आपकी कौन सी होगी? 66। अब 66 के लिए आप देखोगे, हाँ कौन सा ऑप्शन दिया है 66 के लिए? ऑप्शन डी दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत आपको 66 दिया हुआ है। समझा? थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई? और किसी को प्रश्न पूछना है? तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपका शायद डाउट क्लियर हो गया है और हमारा समय भी हो गया है। तो मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। और जितने भी हमने 10 हेलो प्रश्न टीचर। हल किए। हेलो। हेलो टीचर। हाँ पूछिए। टीचर चौथा क्वेश्चन सर। कौन सा प्रश्न? चौथा। हेलो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन सा प्रश्न आपने पूछा? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कौन सा प्रश्न पूछा? ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ डाउट है और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? टीचर मुझे 9वां सवाल जो है उसमें का 8 आंसर कैसे आया? 9वां सवाल का 8 माध्यिका कौन सी है ये पूछ रहे हैं ना आप? हाँ टीचर 10वां आना चाहिए ना उसका आंसर। नहीं 10 कैसे होगा? माध्यिका हमको पूछा है ना, तो उसका आंसर 10 नहीं होगा। हम उसे कैसे करेंगे? आरोही क्रम में लगाएंगे। मैंने आपको स्टेप बताया था। हाँ 7, 10, 7, 5, 9, 10 ये आपको प्रश्न दिया है। पहला स्टेप क्या है? इसे हमें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या जो है वो पहले लिखेंगे। मतलब आप 5 लिखोगे पहले, फिर आपका क्या है 7, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 10। इस तरह से ये हमारा आरोही क्रम में लग गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कितनी संख्या दी गई है? 6 संख्या दी गई है। 2 हमें यहाँ से छोड़ना है, 2 उस तरफ से। बीच में आपका क्या आएगा? 7 और 9। तो आपको 7 और 9 लेके हल करना है। तो यहाँ पे अगर हम माध्यिका निकालते हैं क्या होगा? 7 + 9 बटे 2। 7 में 9 जोड़ा तो कितना होगा? 7 में 16। 16। 16 बटे 2। 16 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? 8। 8। तो 8 के लिए आपको कौन सा इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन सी। इसका उत्तर 8 आएगा। समझा? थैंक यू टीचर। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमको क्या करना होगा? पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम में अरेंज करना होगा। पहले वो संख्याओं को छोटे से बड़े में लिखना होगा, उसके बाद आप उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो समय है वो यहाँ पे खत्म हुआ। आपका अगला लेक्चर है, तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। जो 10 प्रश्न हमने हल किए हैं, उन 10 प्रश्नों का आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको डाउट है तो उसमें हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। थैंक यू।